नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 24 फरवरी 2024 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, इस दैनिक क्विज को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप यूपीएससी को एक बार में क्रैक करना चाहते हैं, तो आप गूगल फॉर्म पर जाकर के अपनी जानकारी साझा करें और आपका 1 बाय 1 काउंसलिंग सेशन आयोजित किया जाएगा, जिससे कि आप यूपीएससी को एक बार में क्रैक कर सकेंगे। और दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और सिक्किम में चितवन राष्ट्रीय उद्यान भारतीय गैंडों के दो महत्वपूर्ण केंद्र हैं। दूसरा कथन दिया गया है कि भारतीय राज्य असम एक सींग वाला गैंडों की सबसे बड़ी आबादी का घर है, जिसमें 90% से अधिक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, या एक और दो दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर आप लोग इसका उत्तर दें। इससे संबंधित आइए खबर देख लेते हैं। द हिंदू में आई हुई खबर है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अप्रूव्स एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट नियर काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम। दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है, यह आसाम में है और यह एक सींग वाला गैंडा के लिए जाना जाता है। करीब 2/3 से अधिक आबादी के लिए यह प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित भी किया गया था। और चितवन राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह नेशनल पार्क नेपाल में स्थित है, ना कि सिक्किम में है। अब आशा करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। तो यहाँ पर दूसरा कथन सही है, पहला गलत हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि केवल दो सही होगा, अतः उत्तर बी हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा कथन है, भंडार और उत्पादन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान झरिया कोयला क्षेत्र बिहार राज्य में स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, या एक और दो, या इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए, तब तक हम लोग खबर देख लेते हैं। तो चाइना 2023 कोल पावर अप्रूवल्स रोज पुटिंग क्लाइमेट टारगेट एट रिस्क। यानी चीन में 2023 में कोयला बिजली स्वीकृतियां बढ़ी, जिससे जलवायु लक्ष्य खतरे में पड़ गए। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जहां लोग सपना देख रहे हैं कि कार्बन उत्सर्जन को हम धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से खत्म करेंगे, लेकिन बड़े देशों का यह हाल है। इसी क्रम में अगर बात की जाए नाथपा झाकड़ी परियोजना की, तो यह जल विद्युत परियोजना, यह जल विद्युत स्टेशन देश का सबसे बड़ा जल विद्युत प्लांट है। यह प्रति वर्ष 6,950 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है। और दोस्तों, बता दें कि यह परियोजना यह सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश की परियोजना है। और कोयले की बात की जाए तो आप जान सकते हैं, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ये छत्तीसगढ़ है, इन सब क्षेत्रों में कोयला ज्यादा होता है। यानी झरिया रीजन आप सुना होगा, झरिया, करणपुरा, चंद्रपुरा, बोकारो, रानीगंज पश्चिम बंगाल और अन्य जो हैं झारखंड में, यह कोयले की खानें हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। तो यह पहला कथन एकदम सही है, दूसरा गलत हो जाता है, क्योंकि यह झरिया कोयला बिहार में नहीं होगा। यह ध्यान रखेंगे। यह जो है, आपने मैंने बताया था क्या कि झारखंड में यह झरिया कोयला का क्षेत्र है, तो यह झारखंड होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के दायरे में नहीं आता है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। दोस्तों, इसका उत्तर दें। इससे संबंधित आइए खबर देखते हैं। तो 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कर्नाटका टू बी रिकमेंडेड फॉर बीइंग डिक्लेयर्ड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया।
यानी यहाँ पर देख सकते हैं पारिस्थितिकी इकोलॉजी देखा जाए तो सेंसिटिव एरिया घोषित किया गया है 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यह किधर है, नीलगिरी के बारे में बात की जाती है तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में घोषित किया गया था और यह यूनेस्को की सूची में है। यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और नीलगिरी चोटी भी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी 2637 मीटर ऊंची है। दोदा बेट्टा जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ पर टोडा जनजाति पाई जाती है। इसका उत्तर सीधा सीधा हो गया, यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। तो आंध्र प्रदेश होगा जो इसके दायरे में नहीं आता है। अब बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में G7 की पहल पर वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए की गई थी और यह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लिस्ट में गैर सहकारी देश क्षेत्र शामिल हैं जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में आप लोग देखें, इसका उत्तर दें। आइए इससे संबंधित इकोनॉमिक्स टाइम्स में आई हुई खबर है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिमूव द यूनाइटेड अरब अमीरात, युगांडा, बारबाडोस एंड जिब्राल्टर फ्रॉम इट्स वॉच लिस्ट। यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सबको अपनी वॉच लिस्ट जो निगरानी सूची है उससे हटा दिया है। किसे? जिब्राल्टर, बारबाडोस, युगांडा एंड यूनाइटेड अरब अमीरात को। तो वॉचडॉग की ग्रे लिस्ट में होने से निवेशक और ऋणदाता डर सकते हैं जिससे कि निर्यात, उत्पादन और खपत पर असर पड़ता है। तो अगर जो लोग ग्रे लिस्ट में होते हैं तो उनसे लोग दूरी बना के रखते हैं। तो ये FATF निश्चित रूप से 1989 में स्थापित हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9/11 हमलों के बाद वर्ष 2001 में FATF ने आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने जनादेश का विस्तार किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इसमें उत्तर दोनों सही होगा, अतः यह C होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर जो कि 2020 में आया हुआ है। मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी एक श्रेणी में भेदभाव के रूप में अस्पृश्यता के खिलाफ सुरक्षा शामिल है? दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार। तो इसका उत्तर आप लोग बहुत आसानी से दे सकते हैं, एकदम सही है, उत्तर इसका D होगा। क्योंकि मौलिक अधिकारों की संख्या जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 7 थी, यानी 44वें संविधान संशोधन के तहत एक इसमें से हटा दिया गया, जिसे जो यहाँ पर देख सकते हैं तो वर्तमान में मात्र 6 जो है संवैधानिक अधिकार है, जिसमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 में समानता का अधिकार है, 15 में धर्म, मूल, वंश, लिंग और जाति के आधार पर प्रतिषेध करता है, यहाँ पर देख सकते हैं 16 में अवसर की समानता है और 17 में अस्पृश्यता का अंत है। तो ये समानता का अधिकार के अंतर्गत आया कि नहीं? तो इस तरह से इसमें आएगा D। और दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के अंतर्गत आता है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जिसमें 5 प्रकार की रिटें होती हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आज का जो तथ्य है, सौर ज्वालाएं यानी सोलर फ्लेम्स की बात की जा रही है, या सोलर जो है फ्लेयर्स क्या होती है, या सूर्य की सतह पर होने वाले बहुत ही तीव्र विस्फोट होते हैं जिनसे भारी और तीव्र मात्रा में विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलते हैं। तो ये हानिकारक विकिरण पृथ्वी तक ही नहीं बल्कि पूरे सौर मंडल में फैलती है, लेकिन पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसका असर पृथ्वी की सतह पर उस तरह नहीं पहुंचता है जितनी यह विकिरण सक्षम होती है। यह रेडियो संचार, पावर ग्रिड और नेविगेशन सिग्नल को प्रभावित कर सकते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यान को खतरे में डाल सकते हैं। दोस्तों इनकी कई श्रेणियां होती हैं, यानी जैसे कि देख सकते हैं A, B, C, M, X। तो प्रत्येक वर्ग अपने पहले से वर्ग से कम 10 गुना अधिक, यानी A से 10 गुना अधिक, B से C से M। यही कारण है कि X क्लास श्रेणी की जो ज्वालाएं होती हैं सबसे शक्तिशाली होती हैं। ये ज्वालाएं अचानक से दिखाई देने वाली चमक के रूप में सूर्य के किसी खास हिस्से से निकलती हैं।
तो इस तरह से, और कोरोनल मास इजेक्शन क्या है? यह सौर वायुमंडल से अंतरिक्ष में आवेशित कणों यानी प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर विस्फोट है, और वे पृथ्वी पर जमीन और अंतरिक्ष आधारित और प्रौद्योगिकी और उपग्रहों की एक श्रृंखला को बाधित कर सकते हैं। तो यह काफी महत्वपूर्ण था आज का फैक्ट ऑफ द डे। तो आशा करता हूं कि ये सारे आज के क्वेश्चंस और ये फैक्ट ऑफ द डे आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो आज के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है। पहला प्रश्न, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा कि नीलगिरी में कौन सी जनजाति पाई जाती है? नीलगिरी में किस प्रकार की जनजाति पाई जाती है? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीलगिरी नीलगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व किस वर्ष घोषित किया गया था? तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काजीरंगा नेशनल पार्क और साथ साथ यह जो है मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। और चलते चलते एक बार और आपको याद दिला दें कि अगर आप यूपीएससी को एक बार में क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग गूगल फॉर्म जरूर भरें और इस तरह से अपनी तैयारी को मजबूत करें। आपका 1 by 1 काउंसलिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। अब यहीं पर हम लोग विदा लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।